हेलो बच्चों, इफ़ यू आर जेई 2026 एस्पिरेंट एंड वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन या फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और आपके हजारों घंटे सेव कर सकता है, इवन आपका सिलेक्शन सेव कर सकता है। तो इफ़ यू आर जेई 2026 एस्पिरेंट एंड यू फॉल इन वन ऑफ दीज कैटेगरी, सबसे पहले एक ड्रॉपर बच्चा हो सकता है, जो हो सकता है उसने जौसा में पार्टिसिपेट किया हो और उसे मन मुताबिक ब्रांच ना मिल रही है और उसने सोचा हो कि अब मैं एक बार और ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर दोबारा जेई दूंगा ताकि मेरे को एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट में रिस्पेक्टेबल ब्रांच मिले, मन मुताबिक ब्रांच मिले। तो डेफिनेटली, या फिर एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी उसे कुछ ठीक ठाक मिल रहा है बट वो उसके मन मुताबिक नहीं है। ये ठीक है, वो चाहता है कि अभी उसने 11वीं 12वीं में स्कूल के साथ अगर यहाँ तक पहुंचा है तो एक साल ड्रॉप लेके वो काफ़ी आगे तक पहुंच सकता है। बट इसमें उसके सामने जो सबसे बड़ा संशय है वो ये है कि जो टाइम अवेलेबल है वो काफ़ी कम है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेंस वन बहुत ही ईजी होता है इसको इन कंपैरिजन टू अप्रैल। मेंस वन में परसेंटाइल आना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि अप्रैल तक बहुत सारी जनता और कॉम्पिटिटिव हो जाती है, तैयार हो जाती है अपना सिलेबस कंप्लीट करके। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए मेंस वन पे टारगेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक बार अगर मेंस वन में हमने ये इंश्योर कर लिया कि मेंस की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, तो मेंस वन से लेके जब जेई एडवांस का पेपर होता है मई में, तो हमें एक बहुत बड़ा टाइम अनइंटरप्टेड मिल जाता है जिसमें हम बहुत अच्छी रैंक के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अप्रैल के लिए भी बीच में रुकना पड़ रहा है तो उस हर्डल की वजह से वो उस टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिससे एडवांस में उसकी जो पोटेंशियल रैंक है, जो उसके अंदर पोटेंशियल रैंक लाने का, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। या फिर एक दूसरा स्टूडेंट हो सकता है कि उसने कहीं पढ़ना चालू किया हो, अब ये लोकल कोचिंग भी हो सकता है और ऑफलाइन कोचिंग भी हो सकता है या और कहीं पे भी कोचिंग हो सकता है, और उसको अभी जो उसने 1-2 महीने पढ़ के उसने देखोगे इस हिसाब से तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बट जैसा मैंने बोला कि जनवरी से पहले कोर्स खत्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब किसी बच्चे का 90% भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है जनवरी से जनवरी तक, ये ठीक है, तो भी दैट डज नॉट गारंटी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 90% ही आएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है जो 10% आपने पोर्शन छोड़ा हो उससे बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाएं और वहाँ पे बाकी लोग स्कोर कर जाएं। ऐसा हर साल होता है कि किसी न किसी सेशन में बच्चा काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके भी उसकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आती है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम एक बार कोर्स जरूर फिनिश करें, भले ही कुछ चैप्टर में हमारा एडवांस के लेवल तक ना हो, मेंस के लेवल तक ही हो। तो इस तरह का कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो ही शुड टेक ए कॉल एंड एक प्रॉपर सिस्टम उसे ज्वाइन करना चाहिए ताकि जो उसका ड्रॉप लिया हो जिस बच्चे ने और उसका ये ड्रॉपर वाला साल हो, लास्ट चांस है, वो उसका रिव्यू ना हो। अगर ड्रॉप लिया है तो ऑफकोर्स उसका खूब फायदा मिलना चाहिए उसको, ताकि सब लोग बोले कि अच्छा किया तूने ड्रॉप ले लिया। क्योंकि काफ़ी लोग ड्रॉप लेने के लिए डिस्करेज करते हैं, बाकी के ड्रॉप लेने से सिलेक्शन नहीं होता, रैंक इंप्रूवमेंट नहीं होता, इस तरह की बातें करते हैं। तीसरा अनइवन प्रिपरेशन हो सकता है। अब ये बच्चे के अपने अंदर भी हो सकता है कि उसे किस चैप्टर से अभी तक, जैसे शुरू शुरू में मान लिया वो किसी पोर्शन में ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल और फिर कहीं कहीं कोई सब्जेक्ट उसका अच्छा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉड्यूल उसका अच्छा हो गया, जैसे कैलकुलस अच्छा हो गया, एलजेब्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या शुरू के कुछ चैप्टर छूट गए जिसके बेसिस पे जो आगे वाले चैप्टर है उनमें उसको दिक्कत आ रही है, तो उसकी प्रिपरेशन सारी हैफेजर्ड है। और 90% ऑफ द टाइम इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आपके साथ फैकल्टी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपकी मान लिया ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है, या फिर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में, इवन आजकल तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में फैकल्टी बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि प्रिपरेशन अनइवन हो, आपका जो नए फैकल्टी आए उनके साथ ट्यूनिंग ना बैठ पा रही हो। तो ये जो अनइवन प्रिपरेशन है कि एक सब्जेक्ट हमारा वीक रह गया या फिर 2 सब्जेक्ट वीक रह गए या फिर किसी में प्रैक्टिस नहीं हुई, जिससे बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो इट इज़ ए वेरी गुड टाइम, दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम कि अब हम वो सब चीज़ें हटा के एक फ्रेश स्टार्ट करें ताकि नेक्स्ट ईयर हम क्लोज फाइट दे पाए। फिर आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टडिंग इन ए मास बैच, मतलब बच्चे एडवर्टाइजमेंट को देख के और उल्टे सीधे फेक रिव्यूज़ को देख के उन्हें ये लगता है कि हज़ारों बच्चों के साथ में पढ़ा जा सकता है। यू शुड अंडरस्टैंड कि जैसे पहले कोटा में ऐसा तो होता था कि एक इंस्टीट्यूट में कुछ टीचर, मतलब नंबर ऑफ टीचर्स काफ़ी लिमिटेड थे, आईआईटी वगैरह से काफ़ी कम लोग पढ़ाने आते थे। तो किसी किसी इंस्टीट्यूट में कुछ टीचर पॉपुलर होते थे तो उनकी क्लास में भीड़ काफ़ी लगती थी, तो जबकि नीचे वाले बच्चों को रोका जाता था, उनकी क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था।
तो काफ़ी बच्चे उस इंस्टीट्यूट को छोड़ किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते थे जहाँ पे उन्हें रिलेटिवली बेटर बैच मिले, ताकि लोअर बैचेस में यूजली इनएक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है, आज भी मिलती है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में, स्पेशली जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है या इवन जो बड़ा इंस्टीट्यूट किसी छोटे शहर में है, वहाँ पे भी इस तरह की दिक्कत आती है। तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि अगर तुम कोचिंग जो ओनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो वो तो जैसे एसएससी वगैरह में होता है ना, हजार हजार बच्चों का बैच होता है, तो वो भी कर सकते थे कि उन्हीं जो टॉप फैकल्टी है उनसे 1000 बच्चों का बैच बनवा देते। बट उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये ठीक है, उन्होंने बिजनेस को लूज क्यों होने दिया? बिकॉज 1000 बच्चों को एक साथ, एक जैसे, जिनका एक्सपोजर लेवल हो, जिनका एक साथ रिसेप्टिविटी हो, एक जैसी रिसेप्टिविटी हो, उनको ढूंढना इज वेरी इंपॉसिबल। ये ठीक है, ऑफलाइन में ऐसे बच्चों को ढूंढना इज नियर टू इम्पॉसिबल। यू शुड अंडरस्टैंड कि जस्ट आप ये देख लीजिए कि जेई में जो टॉप 100 में बच्चा आता है उसके मार्क्स कितने आते हैं, और जो 10,000 के आसपास जिसकी रैंक आई है उसके मार्क्स कितने आते हैं, फिर जो 1 लाख के आसपास आई है उसके मार्क्स कितने आते हैं। इन सब बच्चों का जो इनपुट है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर किसी बच्चे का मान लिया इनपुट 500 रैंक लाने का है और उसे हम मास बैच में बैठा दे जहाँ पे 6 लाख रैंक लाने वाला बच्चा भी बैठा है, 50,000 रैंक लाने वाला भी बच्चा बैठा है, 5,000 रैंक लाने वाला भी बच्चा बैठा है, तो टीचर भले ही कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी अच्छा हो, कितने भी उसने टॉप 100 में रैंक निकाले हों, बट वो जो उसने टॉप 100 में रैंक निकाले होंगे वो छोटे बैच में निकाले होंगे, जहां पे उन बच्चों के हिसाब से उनको जो ग्रिलिंग चाहिए वैसे ही क्वेश्चन कराए गए होंगे। मतलब जो बच्चा 500 की रैंक का पोटेंशियल वाला बच्चा है उसको बहुत इजीली क्वेश्चन करा के उसका टाइम वेस्ट थोड़ा करेंगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है, उसी के अंदर उसको डिफरेंट टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी एक्सपोजर देना है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बच्चा मान लीजिए 10,000 रैंक पे बैठा हुआ है, तो उसको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको जो पढ़ाया जाएगा, उसको जो इंटेंसिटी ऑफ इनपुट होगा वो ऐसा होगा कि एक टेंटलाइजिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको 500 की रैंक वाले हम बहुत टफ क्वेश्चन उसको दिखा दें तो वो आधा डीमोटिवेट हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि उसका पोटेंशियल 10,000 रैंक लाने का हो और वो इस डीमोटिवेट होने की वजह से प्लस क्लास में जो उसका टाइम वेस्ट है, ऐसे बच्चे को, मतलब जो 10,000 की रैंक के आसपास बैठा हुआ है, उसको हम 100-150 के रैंक वाले बच्चों को जो बहुत टफ टफ क्वेश्चन कराते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लगता है समझाने में, वैसे क्वेश्चन कराने की बजाय हमें मॉडरेट लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन कराने चाहिए, ताकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है और डिफरेंट डिफरेंट के मॉडल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मॉडरेट लेवल में भी काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा अगर हम उसको बहुत टफ क्वेश्चन कराएं जो उसके लिए यूजफुल ही नहीं है। मतलब ऐसा बच्चा जो 10,000 की रैंक के आसपास होगा, उसको हम जो पेपर में इजी मॉडरेट टफ पोर्शन आता है, और जो टफ पोर्शन आता है वो हार्डली 10-20% होता है, हम उस 10-20% के क्वेश्चन करा रहे हैं ये 90% वाली चीज़ छोड़ के, तो ये उसके भी फायदे के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर 10,000 की रैंक वाला है तो उसका इनपुट और जो बच्चा 500 की रैंक के आसपास होगा दोनों का इनपुट सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जो 10,000 की रैंक वाला बच्चा है वो कभी टफ क्वेश्चन करेगा नहीं, बिकॉज आपकी जो एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस कितना है। एंड वो जो चीज़ है वो प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप ही होता है कि अभी से लेके मेंस तक उसको पहले मेंस इंश्योर करना है, फिर उसके बाद वो एडवांस के क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा। और जो मार्क्स बढ़ते हैं वो लीनियरली नहीं बढ़ते, कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ना चालू हुए, मान लिया 100 से 300 में से उसके 100 मार्क्स से बढ़ना चालू हुए, फिर 2 महीने बाद मान लिया 140 हो गए, फिर उसके 2 महीने बाद मान लिया 180 हो गए, तो ऐसा नहीं कि वो 2 महीने के अंतराल पे इतने ही मार्क्स बढ़ते रहेंगे, आगे जाके एसिम्प्टोटिक बिहेवियर आ जाता है। मतलब 220 230 के बाद 5-5 मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ऑलरेडी अगर हमसे काफ़ी आ गया है तो वो हमेशा गैप हमारे और उसके बीच में इतना ही रहेगा। ये जो डायनामिक्स है ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तो जो यूजली जो मास बैचेस होते हैं जिसमें मतलब फीस कम होती है सोकड़, और फीस कम क्यों हो पाती है? क्योंकि उसमें 5,000 बच्चों को 10,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। तो देखो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो 500 बच्चे सेम आईक्यू के लेवल के ढूंढना उनके लिए इंपॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम पैन इंडिया लेवल पे बोलेंगे 5,000 बच्चों को आ जाओ, तो उसमें तो क्या होगा कि 90% लोग तो वो होंगे जिनकी लाख के अंदर भी रैंक नहीं आएगी, ठीक है। और मे बी जो कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे होंगे कि जो 10,000 के अंदर आने वाले हैं, ऐसे भी हो सकता है कि 4-5 बच्चे हों, 1-2 बच्चा हो सकता है कि उसका पोटेंशियल हो 1,000 के रैंक के अंदर आने का। वैसे जिसका भी 10,000 के अंदर रैंक के अंदर आने का पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट विल हैव दिस मच आई, क्योंकि दे कैन अंडरस्टैंड कि इस बैच में नहीं पढ़ा जा सकता, जो मतलब सभी के लिए वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्योंकि जो भी टीचर होगा वो उन लाख बच्चों को तो ऐसे पढ़ाने की कोशिश करेगा ना कि उनको समझ में आएगा। उनको बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाख की रैंक वाले बच्चों को, तो वो तो मतलब रिफंड मांगने आ जाएंगे। तो इसमें जो बच्चा सेलेक्ट होने वाला है उसका भले ही सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है कि उसका रैंक पोटेंशियल हो 2,000 आने का और वो 8,000 लाए,
और हो सकता है कि वो खुश भी हो जाए कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, यही बड़ी बात है। जब वो आईआईटी में जाएगा, एनआईटी में जाएगा, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसने क्या खोया है, कि उसका पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा था, बट बिकॉज इस तरह के इनपुट की वजह से जो उसके लिए कस्टमाइज नहीं था, उसकी रैंक हाईली कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि पढ़ने के 1-2 महीने बाद उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये बैच उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ से उनका पोटेंशियल फुलफिल नहीं हो सकता। तो उनके लिए भी ये एक स्वर्णिम अवसर है कि 2026 में अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 12th में पढ़ रहे हो, जिनके 11th के चैप्टर काफ़ी वीक हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि 11th में शुरू में थोड़े सीरियस नहीं होते, या और भी किसी रीज़न से 10th से 11th में बहुत बड़ा जंप होता है, तो जिसकी वजह से वो 11th के चैप्टर में ढंग से नहीं कर पाते, बट वो लेटर ऑफ जो उनका प्रिपरेशन का टाइम होता है उसमें वो सीरियस हो जाते हैं। 12th उनका ठीक चल रहा होता है, अब उन्हें 11th रिवाइज करना है, तो काइंड ऑफ उन्होंने पढ़ भी रखा है, बट दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो जीरो से वापस पढ़ें, इतना टाइम ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो हम आगे बताने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी बून एंड वेरी यूजफुल, कि उनका टाइम कैसे यूटिलाइज हो। या फिर वो बच्चे हो गए जिनके पास ह्यूज बैकलॉग है। अब बैकलॉग 2 रीजन से हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट की वजह से टीचर ही अवेलेबल नहीं थे, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि 1 महीने तक हमारी केमिस्ट्री की क्लास ही नहीं हुई, या फिर टीचर्स बीच में छोड़ के चले गए इंस्टीट्यूट में। ऐसा बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, क्योंकि इतने सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एकदम बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रांड्स ने खोला है चारों तरफ, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हो रही हैं इस तरह से कोर्स कंप्लीशन को लेके। तो अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि जो इंस्टीट्यूट है दे आर नॉट सीरियस, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा ही पे करेगा। इंस्टीट्यूट का तो क्या है, वो तो नेक्स्ट ईयर भी चलते रहेंगे या नहीं चलेंगे, बट बच्चे का तो जो कैरियर है, ये जो कैरियर का साल है, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा ह्यूज बैकलॉग है। अच्छा, इसमें बच्चों की अपनी कमी भी हो सकती है कि बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सीरियस नहीं थे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, बट जिनका आईक्यू अच्छा है, मतलब जिनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छा है, वो अब जाके सीरियस हुए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो बचा हुआ टाइम है, उसी में सिलेबस फिनिश करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन हम बोलेंगे। कोर्स नियर कंप्लीशन विदाउट सेटिस्फैक्शन, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, स्पेशली मैंने साउथ के बच्चों को देखा है इस प्रॉब्लम से जूझते हुए, कि वो 11th में ही 2 साल की फीस ले लेते हैं मैक्सिमम जगह पे, और फिर वो क्या करते हैं, कोर्स को दौड़ा दौड़ा के, मतलब मार्च अप्रैल या मई जून जुलाई तक खत्म कर देते हैं पूरा ही कोर्स 11th प्लस 12th का। बट उस प्रोसेस में बच्चों को वो कंप्लीट, जो बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि मैंने कोर्स कंप्लीट किया है। अब क्या हो गया कि वो अब 2 माइंड में रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे कि मैं किस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ूं, या फिर जल्दी जल्दी पढ़ लें, मतलब बिल्कुल जीरो पे भी नहीं है, बट बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस में भी नहीं है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए टीम कंपटीशन लेके आया अपना आइकॉनिक बैच, दैट इज प्रवीण फास्ट लेन। अब फास्ट लेन का मतलब ये है कि यहाँ पे एडवांस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ऑफ कोर्स एडवांस तक जाना है तो मेन तो बीच में पढ़ेगा ही पड़ेगा, तो ये मेंस प्लस एडवांस के लिए पूरा कोर्स है। और इसमें फास्ट लेन का मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जिनको पहले से ही एक्सपोजर है, उनको बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की जरूरत नहीं। मतलब जो बच्चा अभी जोसा की काउंसलिंग छोड़ के आया होगा और अब से वो प्रिपरेशन करेगा, ही कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे को बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाए, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल कराए जाए। फिर चीज़ों को, जैसे जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है, चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए उसे चीज़ें रिपीट की जाती है, मतलब सेम चीज़ 2-2 3-3 बार बोली जाती है। या फिर अगर अभी हमने कुछ लॉग का चीज़ पढ़ाया, 4 लेक्चर बाद उसका यूज़ आया, तो हम वापस बताते हैं कि देखो वहाँ पे हमने ये फॉर्मूले बताए थे। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो जो हमारे नॉर्मल लेन के लेक्चर्स हैं, उसमें जो हमने पूरा सिलेबस खत्म किया है, वो पर सब्जेक्ट 1.5 घंटे के लेक्चर हैं, लगभग 220। ठीक है। अब ये वाला जो बैच है, ऑफ कोर्स इसमें वो नॉर्मल लेन के लेक्चर के हिसाब से बच्चा कोई भी सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि बचे हुए डेज उतना है ही नहीं अवेलेबल। तो ये जो बैच है, ये उन बच्चों के लिए जिनका मैंने अभी जिक्र किया, कि अगर 11th वीक है, वो 11th में एक बार चैप्टर पढ़ भी रखा है बट नहीं भी पढ़ रखा है, मतलब एक बार दोबारा पढ़ना है, बट दे कैन नॉट अफोर्ड के जीरो से पढ़ना है। या फिर जो बच्चा जोसा की काउंसलिंग छोड़ के अब उसने ड्रॉप लेने का सोचा है, इन तरह के बच्चों के लिए। या फिर जिसका, जैसे मैंने बोला कि किसी भी सीरियसनेस कम होने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, अब उसे लग रहा है कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट होगा, अभी के करंट वाला चैप्टर करूं या पुराने वाला चैप्टर करूं। अगर करंट वाला चैप्टर करें तो उसमें पुराने चैप्टर का यूज़ आ रहा है, और पुराने वाले चैप्टर लगे करें तो उसको लगता है कि ये करंट वाला तो आगे चलता ही चला जाएगा, तो उसी लूप में से वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए ये वाला बैच है, जिसमें अभी से लेकर दिसंबर तक हम कोर्स फिनिश कर देंगे, और इसके अंदर लगभग 110-120 लेक्चर हैं पर सब्जेक्ट। यही वो आइकॉनिक बैच है जिसमें हर साल हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि मैंने रिजल्ट के बाद, जैसे 2025 में भी रिजल्ट आया, उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो जब प्रिपरेशन में करा था लास्ट ईयर और कहीं पे प्रिपरेशन करा था, मैंने तो पूरी होप ही छोड़ दी थी, क्योंकि 1.5-2 साल से मेरे को लगता है कि कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा।
बट इस बैच को यूज करके लास्ट तक जब उनकी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमैटिक हो गया, प्लस उनको एवरीडे पता था कि कल क्या करना है, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं था, ईच एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। हर तरह के जो उसके कॉम्बिनेशन थे जो वो कस्टमाइज करना चाहता था कि मैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल मेंस के एवरेज लेवल तक करना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल मेंस के लेवल तक करना चाहता हूं, मेंस 1 से पहले तक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटिवली डिफिकल्ट चैप्टर है। और कोनिक सेक्शन में बिल्कुल मेंस का ही अभी करूंगा, क्योंकि कोनिक सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मेंस के लिए और एडवांस के लिए। इस तरह के जो कस्टमाइजेशन थे दैट यू विल बी एबल टू गेट इन दिस बैच। तो बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल ये छोड़ चुके थे कि इस साल उनका कुछ हो भी सकता है, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस बैच एंड दे वर एबल टू डू कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, सबका एक्सपोजर लेवल, सबकी जो हिस्ट्री होती है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। तो यहां पे वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द टूल्स कि आपको जो गिवन टाइम है उसके अंदर बिल्कुल एडवांस के लेवल तक आप प्रिपरेशन कर पाओ। अब जैसे इसमें हमने बोला कि 125 के लेक्चर के आसपास आएगा पर सब्जेक्ट, उसमें फिर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं इसमें कुछ कम दिया गया है, कुछ कम रखा गया है कि मेरी डिजायर्ड रैंक आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि इस स्टेज पे अगर हम ये सोचें कि बिल्कुल जीरो से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक प्रिपरेशन नहीं की, कोई एक्सपोजर नहीं है, पहली बार ही वो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए तो नहीं है ये। बट इस बैच का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि जो बच्चा जोसा की काउंसलिंग छोड़ के अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है वो दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर ले, और ऑफ कोर्स ही विल बी फाइटिंग फॉर ए बेटर रैंक इन एडवांस। तो ऐसे बच्चे जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हैं उनको हम कम चीज थोड़ा दे सकते हैं, उनको तो हमने बिल्कुल एडवांस के लेवल तक फुल चीज दिया है। टाइम सेव कहां पे किया गया, मैंने 2 चीज बताया कि जब हम पहली बार बच्चा जब 11th में आता है, जब हम उसको पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि 10 से 11वीं में बहुत बड़ा जंप आया है, बहुत जल्दी बच्चे पढ़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं, तो बार बार उनको रिकॉल कराना पड़ता है। प्लस एक छोटी सी भी चीज बताई हमने, जैसे लॉग में इनइक्वालिटी ऐसे हटाते हैं, फिर उसमें हम 5-6 एग्जाम्पल कराते हैं, हटा हटा के दिखाते हैं बच्चों को कि देखो ऐसे हटाते हैं, यहां पे हमने ये बोला था। तो वो सारी जो एक बहुत सी बेसिक सी चीज को खींचना, ये ठीक है, फिर बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल कराने, वो वाली चीज यहां नहीं होने वाला है, बिकॉज वी होप कि आपका सम एक्सपोजर है। इवन इफ अगर किसी बच्चे ने बोर्ड ढंग से पढ़ा है और रिसेप्टिविटी उसकी अच्छी है, तो जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो भी मैंने देखा है दे आर एबल टू कोप अप विद दिस बैच, एंड ये बिल्कुल एडवांस के लेवल तक की प्रिपरेशन है। तो अब इस बैच के पर्टिकुलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका स्टार्टिंग डेट है दैट इज 30 जून 2025। जो इसमें क्लासेस होंगी वो शेड्यूल क्लासेस आएंगे, पर डे हम 3 क्लासेस लगाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का 1.5 घंटे का। तो वो जो क्लासेस का शेड्यूल आएगा वो 10 दिसंबर के आसपास तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि अनसर्टेनिटी जेई की तरफ से है। यूजली जेई जैसा पिछले 2 साल से हो रहा है कि जनवरी के लास्ट 20 से 30 के बीच में होता है, तो अगर वैसा हुआ देन यू विल बी प्रिटी मच कंफर्टेबल कि हमें लगभग 50 दिन मिलेंगे लास्ट में सिलेबस खत्म करने के बाद जम के प्रैक्टिस करने के लिए, खूब सारे मेंस के टेस्ट करने के लिए, ताकि हमारा सारा चीज एकदम फ्लो में आ जाए, प्लस रिवीजन करने के लिए रिवीजन प्रोग्राम ऑल्सो वी विल बी प्रोवाइडिंग। तो वो सारा इसमें बड़ा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। बट बाई चांस किसी भी रीजन से अगर मान लिया उन्होंने जो पेपर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शिफ्ट कर दिया, तो वो हमें नवंबर से के आसपास पता लग जाएगा। तो वी विल बी एबल टू डू सम कैलकुलेशन, सम अपना चेंज, सो दैट यू वुड बी एबल टू फिनिश योर सिलेबस बिट अर्ली, और आपको लास्ट में एक कुशन टाइम जरूर मिले, इसलिए टेंटेटिवली लिखा है। अदरवाइज हम तो आपको पूरा प्लानर देंगे अभी जो आपको मिलेगा, एक एक दिन आपको पता होगा कि किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, किस चीज के तुम्हें लेक्चर देखने हैं, ताकि ब्लैक बॉक्स ना हो। जैसे मैंने अभी बोल रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जहां पे वो मान लें किसी लोकल कोचिंग में पढ़ रहे हैं। अब लोकल कोचिंग में क्या होता है, किसी छोटे शहर में हो सकता है कि वो बैच बनाने के लिए धीरे धीरे पढ़ाते रहे, तो पहले चैप्टर को या दूसरे चैप्टर को 2-2 महीने खींच देते हैं। ऐसे में जो बच्चा अपनी रैंक के लिए जिसने ड्रॉप लिया था कि मेरे को अगली बार रैंक इंप्रूव करने के अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, अच्छी ब्रांड वैल्यू वाले इंस्टीट्यूट में जाना है, वो फिर बहुत टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि एक तो सारा उसका कैरियर इसी पे डिपेंडेंट है, प्लस उसको कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि कब कोर्स खत्म होगा, एंड टीचर्स या फिर इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे होंगे नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को ये समझाना चाहिए कि दिस मच IQ वी कैन पुट, कि अगर हमारा 90% सिलेबस बचा हुआ है और मान लिया जो टाइम बचा है वो 60% बचा हुआ है, तो आगे जाके बहुत सारे चैप्टरों में बहुत बुरी तरह दौड़ाया जाएगा। तो उसमें अगर बिल्कुल उस टाइम पे जाके रोएंगे कि ये तो चैप्टर हमारे एक एक
दिन 2-2 दिन में 2-2 3-3 क्लासेस में उड़ा दिए गए तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बट इफ आई कैन प्रोजेक्ट एंड कैन सी कि आगे जाके ये होने वाला है, तो फिर उसके जो करेक्टिव स्टेप्स है वो अभी से ले सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके करियर का सवाल है, ये हमें समझ में आना चाहिए। जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी वो 6 डेज पर वीक होगा, 3 क्लासेस 1.5 घंटे का। अच्छा, यहाँ पे तो क्लास की शेड्यूलिंग खत्म हो जाएगी, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग में स्पेशली कि एक बार उन्होंने कोर्स पढ़ा दिया बस, और या फिर ऑनलाइन में भी देते कि वीडियो देख लिए, थ्योरी वाले वीडियो खत्म हो गए, बस बाय बाय कर दिया उसका। ऐसा नहीं होता है, प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट दिन तक चलता है। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, डिफरेंट टाइप के इनपुट्स चाहिए होते हैं, रिवीजन प्रोग्राम चाहिए होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू विल बी रिक्वायरिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। उसके लिए तुम्हें कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना बच्चे कोर्स खत्म करने के बाद फिर उन्हें भटकना पड़ता है कि कहीं से टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, कहीं से कुछ रिवीजन प्रोग्राम ले रहे हैं, फिर उन्हें पता लगा कि इन चीज़ों में उनका लूप होल है, तो उनको कैसे वो बेटर कर सकते हैं। कुछ चैप्टर उन्होंने पढ़ रखा है बट एक्सपोजर कम है, प्रैक्टिस कम है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी टूल वी विल बी प्रोवाइडिंग टू कस्टमाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं हमारे पास कि हर तरह के बच्चे को इस तरह की चीज दिया जा सके। तो क्लासेस भले यहाँ पे खत्म हो जाए, बट जो हमारा एसोसिएशन है वो तो बिल्कुल एडवांस के लेवल तक जाएगा। एडवांस के बाद में भी कुछ बच्चे बिट सेट वगैरह देते हैं। तो इस बैच का जो एक्सेस है, सारे जो रिसोर्सेज है वो आपके पास 30 जून 26 तक आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इस बैच में आपको कुछ वापस रिवाइज करना हो, कोई चैप्टर हो सकता है कि अभी फास्ट लेन से पढ़ाओ। अच्छा, इसमें जो फास्ट लेन है उसके साथ नॉर्मल लेन का भी एक्सेस दिया जाएगा। तो कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि अभी एक चैप्टर उसने फास्ट लेन से पढ़ लिया, फिर उसे लगे कि ये मेरा थोड़ा सा उतना मजा नहीं आया, तो हो सकता है कि वो दोबारा वो वाला चैप्टर नॉर्मल लेन से पढ़ ले। इस तरीके के कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। या फिर कोई बच्चा ये बोले कि मेरा 90% चैप्टर तो मैंने पहले हल्का फुल्का पढ़ रखा है, तो आई विल बी फॉलोइंग इसी वाले लेक्चर को, फास्ट लेन वाले लेक्चर को, इन 3 चैप्टर के लिए, जैसे पीएनसी हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, इसके लिए मैं नॉर्मल लेन के लेक्चर्स को फॉलो करूंगा। तो इस तरह का कस्टमाइजेशन इज देयर, बिकॉज नॉर्मल लेक्चर विल ऑल्सो बी गिवन टू यू, बस वो शेड्यूल्ड नहीं होंगे। शेड्यूल हम फास्ट लेन के लेक्चर करेंगे, नॉर्मल लेन के लेक्चर आपको डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा। तो किसी चैप्टर में आप ये, या किसी एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी बहुत ही अच्छी है, मैथ मेरा बहुत वीक है, और मैथ में मैं आराम आराम से पढ़ना चाहता हूं। तो दिस मच इज ऑल्सो पॉसिबल कि दो जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री वो फास्ट लेन से कर ले, और मैथ केवल नॉर्मल लेन से कर ले। तो इस तरह के जो कस्टमाइजेशन है वो यहां पे आर वेरी मच पॉसिबल। तो जो आपको इस बैच का एक्सेस रहेगा वो अगले साल जून के लास्ट तक रहेगा, ताकि आपके सारे पेपर खत्म हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह की इंक्वायरी थे आप सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, tetra8tetra021। जो कोर्स अवेलेबल है दैट इज एडू कॉम्पिटिशन ऐप पे एंड www.online.competition.com। यहाँ वेब के थ्रू भी आप जा सकते हैं। जो बैच का नाम है वो मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज प्रवीण फास्टलेन 1 2026 के लिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग। शेड्यूल्ड लेक्चर इसलिए मिलेगा ताकि बच्चे का एक डिसिप्लिन बना रहे। अच्छा, अब नाउ इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि लाइव लेक्चर नहीं है क्या? तो देखो, अगर तुमने कहीं लाइव पढ़ाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लाइव लेक्चर में बेसिकली लाइव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि मैंने भी लाइव पढ़ा के देखा है। ऑनलाइन स्पेस में इंडिया के अंदर आप 50-60 से ज़्यादा बच्चों को लाइव पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि एक जैसे बच्चे नहीं मिलते। प्लस लाइव में क्या होता है कि अगर आप बच्चों की सुन रहे हो, ये ठीक है, अगर टीचर बच्चों को जवाब दे रहे हैं तो देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट, क्योंकि बैच में जो लेवल है बच्चों का वो ऊपर नीचे रहता है। तो एक बच्चा ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता ही रहेगा बैच का। 5 बच्चे ऐसे हो सकते हैं अगर आप, और 99% जो लाइव है उसमें यू विल फाइंड कि टीचर सुन ही नहीं, क्योंकि 2-2 3-3 हज़ार के बैच हैं, तो दे कैन नॉट आंसर एनी बड़ी। ये ठीक है, और अगर वो थोड़ा सा बहुत आंसर भी करेंगे भी तो इक्का दुक्का आंसर कर दिया। तो लाइव बोलने के लिए है, हो तो एक तरफ से ही सीधा प्रसारण हो रहा है बस। इट इज़ एज गुड एज यूट्यूब लेक्चर, इवन वर्स देन दैट, बिकॉज वहाँ पे हम पूरे बैच के एक साथ लेके चलने की वजह से मीडियन पाथ लेते हैं, जैसे सभी का बुराई होती है, जिसमें किसी की भी भलाई नहीं होती है। यू विल बी गेटिंग फिजिकल स्टडी मटेरियल, ताकि हमारा स्क्रीन टाइम कट हो सके। उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भेजी जाएगी। अच्छा, इसके जो हमने फीस बताया उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है उसके लिए कहीं पे भी अलग से फीस नहीं है। बहुत सारी जगह पे हमने ये देखा है कि जैसे सो कॉल्ड जो सस्ते कोर्स उन्होंने 5,000 रुपये में कोर्स बेच दिया, फिर वो बोलेंगे अच्छा टेस्ट सीरीज चाहिए तो अलग से पैसे दो, डाउट क्लियरिंग चाहिए तो अलग से पैसे दो, ये ठीक है, मटेरियल फिजिकल चाहिए तो अलग से पैसे दो। तो कहने के लिए
मतलब जो बच्चे को फंसाने के लिए, तो उनको पहली बार तो उन्हें 5,000 का कोर्स पिच कर दिया, फिर उन्हीं बच्चों को वो बाकी की चीज़ें बेच रहे होते हैं। उनके पास कॉल आते रहेंगे कि अगर आपको डाउट सपोर्ट चाहिए तो ये ले लिया, ये ले लिया। मेरे को तो एक बच्चे ने बताया कि जो वो 5,000 का कोर्स ले रखा था उसमें डिजिटल स्टडी मटेरियल भी नहीं था उसके पास। आई डोंट नो कि किस तरह की चीज़ें होगी। ये तो वो हो गया कि जैसे हिल स्टेशन पे होते हैं ना कहीं कहीं, कि मतलब ऐसा स्कैम होता नहीं है, ये तो बस केवल एडटेक में ही हो रहा है कि हम किसी भी टूरिस्ट को फंसाने के लिए बोलते हैं कि रूम रेंट हमारा 2,000 रुपये, फिर रूम के अंदर जाके हम उसको बोलेंगे अगर तेरे को बेड चाहिए सोने के लिए तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पंखा चलाने के लिए तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये मैं चीज़ लूँ या ना लूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो उसमें प्रिपरेशन ऐसे थोड़ा होता है, प्रिपरेशन में तो सारे इंग्रेडिएंट हमें पहले से ही चाहिए। मतलब टीचर को पता होता है कि एक बच्चे को क्या क्या चाहिए। हम बच्चे से नहीं पूछ सकते कि तेरे को क्या क्या चाहिए, तेरे को टेस्ट सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। और टेस्ट सीरीज भी ऐसे नहीं हो सकती, टेस्ट सीरीज भी इंटीग्रेटेड होते हैं हमारे कोर्स के साथ। जो डाउट सॉल्विंग है वो चाहिए ही चाहिए ऑफ कोर्स। टाइम टाइम पे उसे मेंटरशिप भी चाहिए होगा कि हमारे यहाँ जैसे कस्टमाइजेशन के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एवरी वीक वी विल बी गिविंग यू मेंटरशिप सेशन जहाँ पे बच्चा बात कर सकता है, क्योंकि बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर सकता, वो तो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है। देन वी विल बी गाइडिंग यू कि आप इसमें तो फास्ट लेन के लेक्चर देखो, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी बात सुनते हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर को समझ में आ जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। तो जो मेंटर्स हैं, अगर वो मान लिया इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उनका तो अपना एक सोचने का तरीका होगा, जितनी रैंक उनकी आई होगी उसके हिसाब से उनकी एक थिंकिंग डेवलप हुई होगी। बट टीचर ने तो 1,50,000, 5,000, 550, 5 रैंक सबको देख रखा है, तो और वो भी हर रैंक पे हजारों बच्चों को देख रखा है, तो दे कैन अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द स्टूडेंट। जब स्टूडेंट 2-3 लाइनें बोलता है उसी से समझ आता है कि ये कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या इसके लिए सही है, क्या इसके लिए सही नहीं है। सबको एक ही पिल नहीं दिया जा सकता। तो ये जो मेंटरशिप सेशन है, जो हमारे पास इतने ज़्यादा टूल्स है कस्टमाइज करने के लिए, उनको कैसे यूज़ करना है, स्टूडेंट गेट हेल्प इन दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू परफॉर्म वेरी वेल, और उनकी परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है। रेगुलर एंड रेलेवेंट टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस यू विल बी गेटिंग। जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन के लिए जो जो भी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे सब्जी में हल्दी डालनी है तो अलग से बता दो, भाई मिर्च डालनी है तो बता दो, नमक भी डालना है क्या, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। बिकॉज दैट वी विल बी डिसाइडिंग कि आपको क्या क्या चाहिए। एक चीज़ फिक्स्ड होगी, फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप अपनी प्रिपरेशन लेवल एक्सपोजर के हिसाब से आप पूछ सकते हैं इनमें से मैं और क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम बच रहा है नहीं बच रहा है। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स कि बिल्कुल एक प्रोडक्ट सभी को नहीं दिया जा सकता। तो वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। ठीक है। देन गाइडेंस सेशन, जैसे मैंने बोला था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल बी गेटिंग बाय सीनियर फैकल्टीज। ऐसा नहीं है कि हम किसी मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे को आउटसोर्स कर दें। अब वो बच्चा क्या करेगा कि अपने मेंटालिटी के हिसाब से पढ़ाने का उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये ठीक है, नॉलेज इज नॉट इक्वल्स टू पढ़ाना। मतलब अगर किसी को पीसीएम की नॉलेज है उसका ये मतलब नहीं है कि वो टीचिंग अच्छी कर पाएगा, वो बच्चों को एकेडमिक नॉन एकेडमिक वे से समझ के उसके लिए क्या बेस्ट है वो दे पाएगा। डेली लाइव डाउट काउंटर वी विल बी गेटिंग। तो जो भी हम मटेरियल देंगे ऑफ कोर्स उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, बच्चा वहां पे कर सकता है। उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है उसको थ्योरी में या मटेरियल में, तो वो यहाँ पे जो डेली जूम क्लास होता है वहां पे जाके वो अपना मटेरियल मतलब जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। अच्छा, मटेरियल जो है जो हमने दिया है, चाहे आपकी रैंक टॉप 10 में आ रही हो चाहे 50,000 आ रही हो, जो मटेरियल हमने दिया है उससे ज़्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये ठीक है, इतना एग्जॉस्टिव मटेरियल है कि 99% बच्चे उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर गिविंग यू ग्रेडेड मटेरियल, और एक एक स्टेप से ही हमें ऊपर चलना है। अब डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबल टाइम एंड योर जिसे बोलते हैं ग्रेस्पिंग पावर, उसमें से जो बच्चा मान लिया 60% कर लेगा उस गिवन मटेरियल को, उसकी रैंक 1,000 के अंदर आ जाएगी। ऑफकोर्स जो 50% करेगा उसकी 5,000 के अंदर आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। कोई 99% करेगा तो उसकी टॉप 50 के अंदर आ जाएगी। इवन इफ ये बाई चांस वैसे ऐसा होगा नहीं, बट बाई चांस कोई बच्चा बोलेगा मैंने तो सब कुछ फिनिश कर लिया, अब मेरे को और मटेरियल चाहिए, तो वी विल बी गिविंग यू द मटेरियल, मोर मटेरियल। बट उससे पहले क्या होगा कि वी विल बी लुकिंग एट योर परफॉर्मेंस। अब कोई बच्चा बोलता है कि मैंने सारा मटेरियल कर लिया है, फ्री बैठा हूं, और मार्क्स मान लिया उसके 300 में से 180 आ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं हुई ना। तो जो बच्चा ये प्रूव करके दिखाएगा, मार्क्स ला के दिखाएगा, फिर बोलेगा कि माने किसी के 240 मार्क्स आ रहे हैं, फिर बोलेगा मैंने सारा मटेरियल कर लिया, तो ये वाली बात बिलीवेबल है कि हाँ शायद इसने कर लिया होगा।
तो फिर हम उसको और मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो रिसोर्स हंटिंग में। वरना बहुत सारे बच्चे एक तो टाइम टेबल बनाने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, सीक्वेंस बनाने में कि किस चैप्टर को पहले पढ़ूं किसको बाद में पढ़ूं। तो ये जो अनप्रोडक्टिव टाइम है जो बच्चे का, वो यहाँ पे पूरा कट हो जाएगा। अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो उसका काम केवल क्या होगा कि जो भी दिन में 12 से 13 घंटे वो पढ़ सकता है उसका पढ़ाई में जाना चाहिए, ताकि वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है सीधा सीधा उससे उसकी रैंक इंप्रूव हो। ऐसा नॉन वैल्यू एडेड चीज़ों में उसका टाइम नहीं जाना चाहिए। तो अगर बच्चा मान लिया खुद ही कोई बुक हंटिंग कर रहा है, तो बच्चे को तो 3 सब्जेक्ट करना है, वो पहली बार कर रहा है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्हें 20 साल के एक्सपीरियंस है एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने का, तो ऑफकोर्स दे विल बी ए बेटर जज कि कहाँ से मटेरियल उठाना चाहिए। जो भी उन्हें लगता है कि ये बुक अच्छी है, इससे जो ये 10 क्वेश्चन जो है वो जेई से रेलेवेंट है, तो वो उठा के अपने आप मटेरियल में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। चाहे वो डीपीपी में हो, मॉड्यूल में हो, टेस्ट में हो, रिवीजन शीट्स में हो, कहीं ना कहीं वो जरूर मिल जाएगा जो भी रेलेवेंट है। ये ठीक है, सेम चीज़ बच्चा हो सकता है, बच्चे को तो पहले पता ही नहीं लगेगा कि ये रेलेवेंट है भी या नहीं है। फिर ऐसा हो सकता है कि पूरी बुक में छानने में उसे 10 क्वेश्चन मिले, तो ये जो उसका हाईली अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया, ये तो उसकी रैंक को डूम कर देगा। तो इसलिए जो भी मटेरियल दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी गिविंग यू, और किसी भी रैंक तक जाने के लिए दैट विल बी फाइन। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक गाइडेंस, मतलब किसी भी तरह की जो जेई या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है दैट यू विल बी गाइडिंग। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के घंटों अपने वेस्ट करें। बस आपका काम एक चीज ये होगा कि पढ़ना, ये ठीक है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करना एज मच एज पॉसिबल, और बाकी पढ़ना, ताकि सारा चीज जो भी ये 8-10 महीना है इसमें आपका पूरा टाइम वहीं लगना चाहिए जहां पे जरूरत है। ये ठीक है, जो भी चीजें अवॉइड की जा सकती है या फिर जो भी काम आपका हम कर सकते हैं, ऑफकोर्स एग्जाम तो आपको ही देना है, तो प्रैक्टिस तो आपकी ही होनी चाहिए, क्वेश्चंस की थ्योरी आपको ही समझ में आनी चाहिए, तो इनमें तो कोई हेल्प नहीं की जा सकती। ऑफकोर्स वो इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सकता है। बाकी जो भी चीज हो गया कि बिट सेट का फॉर्म कब भरा जाता है, ये कैसे भरते हैं जेई का फॉर्म, ये सारी चीजें वी विल बी प्रोवाइडिंग सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड, जैसे मैंने बोला कि हर बच्चे का, भले ही 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके मार्क्स दोनों के सेम आ रहे हो, 300 में से मान लिया 130 मार्क्स आ रहे हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती हैं, और वो एक बार बच्चे से बात करके ही समझ में आता है। तो उस तरह के कस्टमाइजेशन इज द मेन थीम ऑफ दिस बैच, कि हम इंडिविजुअली हर बच्चे के लिए इतने तरह के कॉम्बिनेशन है कि जितने शायद अगर हम टोटल बात बोले तो इतने तो पृथ्वी पे लोग भी नहीं होंगे जितने तरह के कॉम्बिनेशन वी कैन गिव यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यू विल बी गेटिंग CQ, फास्ट लेन, प्रबल, और भी बहुत सारी चीजें जो इस बैच के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। मतलब सारी चीजें यूज नहीं करनी, इसमें से कुछ तो 1 और 2 है कि या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। यूज कैसे करना है दैट विल बी कन्वेड टू यू एट अप्रोप्रिएट टाइम। यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर, जैसे मैंने बोला लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड एज रिकॉर्डेड शेड्यूल, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया। वीकली टाइम टेबल यू विल गेट, वैसे तो क्या होगा कि आपको एक पूरा कोर्स प्लानर मिलेगा जिसमें आपको पूरे साल का पता होगा कि कब कौन सा लेक्चर आने वाला है, कौन से चैप्टर का लेक्चर आने वाला है। तो यू विल बी एट ईज कि आपको पहले से पता है कि इस दिन ये वाला लेक्चर मिलेगा। ये ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कहीं जहां जहां सिलेबस पीछे चल रहा होता है वहां बच्चों को यही एंग्जाइटी होती है कि नवंबर में पता नहीं मेरा कौन से कितना पार्ट सिलेबस का फिनिश हो चुका होगा। तो यहां पे आपको कंप्लीट पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होगी। फिर भी आपको रिमाइंड कराने के लिए एक वीकली टाइम टेबल दिया जाएगा। ये डिटेल कोर्स प्लानर अलॉन्ग विद टेस्ट ग्रेड मैंने बता दिया कि कौन कौन से आपके टेस्ट आने वाले हैं, जो आपके शेड्यूल्ड टेस्ट है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑफकोर्स क्या होगा, अभी से लेके नवंबर तक एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से चलेगा, फिर नवंबर दिसंबर में और जनवरी में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव मेंस के टेस्ट की मेंस की टेस्टिंग होगी, खूब सारे टेस्ट होंगे ताकि टेस्ट देना आपको एक नॉर्मल सा काम लगने लगे। और फिर जब एक बार मेंस 1 निकल जाएगा तो फिर दोबारा मेंस 2 के लिए मेंस के टेस्ट भी हो रहे होंगे, फिर एडवांस की भी एक हैवी डोज चालू हो जाएगी एंड अलॉन्ग विद रिवीजन कोर्सेज। तो वो सारी टेस्ट ग्रेड यू विल बी गेटिंग। ये ठीक है, डेली होमवर्क विल बी प्रोवाइडेड टू डेवलप डिसिप्लिन, मतलब आपको पहले से पता होगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बुक खरीद लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए, फिर एक बुक में क्या होता है कि बुक वालों में आपस में कंपटीशन होता है, तो हर बुक वाला क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके डंप करने की कोशिश करता है। तो अब दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसको बोलते हैं ना, कि अब बुक तो खरीद ली, अब उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर मान लिया उसको 500 क्वेश्चन मिले। अब 500 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, वो 500 क्वेश्चन करेगा तो उसका 2-3 महीने का बैकलॉग बन जाएगा एक ही चैप्टर में। तो अब उसमें से वो छांटे कौन सा क्वेश्चन करे, कौन सा छांटे, उसे पता ही नहीं कौन से रेलेवेंट क्वेश्चन है, कौन से टफ क्वेश्चन है, कौन से मेरे को पहले करने चाहिए, क्योंकि
जो पेपर होता है उसमें इजी मॉडरेट टफ आता है। तो ऑफकोर्स एक नेचुरल थिंकिंग क्या है कि पहले हमें इजी पोर्शन हमारा इंश्योर होना चाहिए, फिर मॉडरेट वाला पोर्शन, फिर टफ वाला पोर्शन पे जाने का कोई सेंस बनता है। तो ये जो ग्रेडेशन है वो बुक में यूजली होता ही नहीं है ये, ठीक है। फिर किसी के सोल्यूशन है, किसी के सोल्यूशन नहीं है, इस तरह की 50 प्रॉब्लम में बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है। आई हैव सीन के अच्छे अच्छे बच्चों की जो प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होती है, वो एक मटेरियल कर रहे होते हैं, उन्होंने बुक खरीद ली, उसके बाद उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल गर्त में चली जाती है कि इन्हीं इनडिसाइसिवनेस की वजह से वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं बच्चा फ्रीज हो जाता है, कुछ करने कर ही नहीं पाता। कुछ करना चालू किया, माने टफ क्वेश्चन आया, अटक गया, 10 क्वेश्चन के उसमें से 5-6 अटक गए। अब उसे पता ही नहीं कि मेरा लेवल, मेरे अंदर कुछ दिक्कत है, मेरे चैप्टर ये वीक है, या इस बुक के अंदर कुछ दिक्कत है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें डिरेल करती हैं बच्चों की प्रिपरेशन को। स्टडी मटेरियल में कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल स्टडी मटेरियल आई हैव सेड के यू विल बी गेटिंग ग्रेडेड मटेरियल होगा, मतलब जो एक्सरसाइज 1 होगा वो मेंस को कैटर करेगा, एक्सरसाइज 2 जो होगा वो एडवांस को कैटर करने के लिए ग्रेडेड है ये, ठीक है, ताकि बच्चे को पता हो कि उसे किस लेवल तक उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। बुक की तरह रैंडम नहीं है, कभी टफ आ गया, कभी इजी आ गया, कभी एक जैसे 4 क्वेश्चन आ गए, फिर बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, कभी मॉडरेटली टफ आ गया। तो बच्चे का दिमाग में पैटर्न ही नहीं बनते कि उसका किस लेवल पे प्रिपरेशन चल रहा है ये, ठीक है। तो जो मटेरियल आपको मिलेगा वो प्रॉपर्ली ग्रेडेड मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है। टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन विल बी अवेलेबल फॉर शीट एंड डीपीपी। जो भी मॉड्यूल आपको मिलेगा उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन होगा, और जो सोल्यूशन है वो भी एक्सपीरियंस टीचरों द्वारा बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी जगह पे साइट पे यू विल सी कि वो मास प्रोडक्शन कर देते हैं, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट को हायर करके उनको बोल देते हैं कि हर क्वेश्चन का इतना रुपये मिलेगा, तो सोल्यूशन बना दो, वीडियो सोल्यूशन बना दो। अब वो बच्चा क्या करता है, टेक्स्ट सोल्यूशन ऐसे ही पढ़ देता है, क्योंकि उसे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के सोल्यूशन बनाते हैं ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने। तो क्वालिटी वहाँ पे बहुत सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहाँ पे यू विल बी गेटिंग ए सोल्यूशन जिसमें टीचर आपको इंसाइट भी बताएगा, जिस क्वेश्चन में इंसाइट बताने की जरूरत है कि इसमें हमने देखो ये चीज़ देखा, ऐसे देखा। इन्हीं सब पैटर्न से बच्चा जाके एग्जामिनेशन में जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट फील करता है। अदरवाइज केवल अगर हम सोल्यूशन सुनने और हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप ही ना हो तो ऐसे सोल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है ये, ठीक है। जेई मेंस एंड एडवांस की पीवाईक्यू बुक्स विल आल्सो बी गिवन टू यू, एंड दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एज आई हैव सेड कि नो अदर मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड। ओके, रेलेवेंट टेस्ट सीरीज, टेस्टिंग इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट, एंड यू विल फाइंड कि टेस्टिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो क्या कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं अपनी रैपो बनाने के लिए। उसमें क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है ये, ठीक है। हो सकता है बच्चे का पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, बट उसको अगर हम मतलब एक बच्चा अगर मान लिया 5 फीट कूद सकता है और उसको हम 100 फीट की दीवार दिखाने के से वो कूद रहा है, तो वो कूदेगा नहीं, वो 5 फीट भी कूदना भूल जाएगा। या फिर कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि जहाँ पे मास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और मास में उन्हें पता है कि लाख की रैंक के बाहर के बच्चे हैं, तो उनको खुश भी रखना है पूरे साल ताकि उनको लगे कि हाँ कुछ पढ़ाई हो रही है। तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछते रहते हैं पूरे साल। तो ऐसे में जो बच्चा जिसकी रैंक आने वाली होती है, क्योंकि अगर हमसे जो हमारी रैंक बैंड है उसके हिसाब से जैसा एक्चुअल पेपर आता है, एक्चुअल पेपर है इजी मॉडरेट टफ, तीनों तरह के पेपर आते हैं। तो जब तक वैसे पेपर नहीं बनाए जा रहे हैं, प्लस एक्चुअल पेपर में भी क्या होता है कि काफ़ी कुछ वेरिएशन आता है, कोई बिल्कुल ईजी पेपर हो गया, कोई टफ पेपर हो गया। टफ पेपर का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, उसमें ऑफकोर्स उसमें भी एक इजी पोर्शन होता है, और जो टफ पेपर होता है उसमें ऐसा नहीं कि मेरे को टफ क्वेश्चन करने तभी सिलेक्शन होगा ये, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा वो तो रिलेटिव है, जिसकी जितनी प्रिपरेशन होगी उतना ही बेटर, जितना नॉलेज होगी उतनी बेटर रैंक आएगी। टफ में अपने आप कट ऑफ नीचे आ जाता है, बट वो पेपर देने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर देने के एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो वो सारे तरह का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है। तो इसीलिए कुछ बच्चे जो ऐसा करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और दूसरे की टेस्ट सीरीज ले ली, दैट इज नॉट डन। बिकॉज जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लिया आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो हमने हर तरह के पेपर, हर तरह के क्वेश्चंस को एक स्टोरी बिल्ड की होगी कि यहाँ पे हम इजी क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हमने यूटीएस है, मेंस वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज है जो सभी बच्चों को हम देते हैं, उसमें पहले जेई मेन 1 से पहले हम 15 टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर 10-15 टेस्ट लेंगे। तो उसमें हमने इजी क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन, फिर बहुत तरह के कॉम्बिनेशन है कि ये सब्जेक्ट इजी, ये टफ, हर तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे इस बार नीट में हुआ है, नीट में सडनली बहुत टफ पेपर आ गया, तो 99% बच्चों को वैसी तैयारी थी नहीं, उनकी एक्सपीरियंस नहीं था। तो नॉलेज होते हुए भी जिस बच्चे का पोटेंशियल था 1000 के अंदर रैंक लाने का, आई हैव सीन कि उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका था, उसने ऐसा पेपर आज तक अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम ऐसा नहीं कर सकते इस इंस्टीट्यूट के 2 पेपर दे दिए, उसके 4 पेपर दे दिए।
जैसे हमने इजी, मॉडरेट, टफ, डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग टेस्ट में रख रखे हैं, ये ठीक है। फिर कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं, कुछ टेस्ट में पूछते हैं, कुछ रिवीजन जो कोर्स होगा उसमें पूछते हैं। तो अगर कोई बच्चा इसमें से कोई एक चीज़ छोड़ देता है तो हो सकता है उसका वो वाला चीज़ मिस हो जाए, तो इसलिए सारी चीज़ें करनी चाहिए जो भी आपको दिया जा रहा है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल, मतलब ये फिर बच्चे को इनहेंस करेंगे। कोई बच्चा बोलता है कि वो चैप्टर मैंने कर तो लिया है, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली थी, एक्सरसाइज 1 भी कर ली थी, बट अभी जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी सी जैसे बोला अनईजीनेस है। अब ऐसे में अगर वो बुक की तरफ जाता है तो वो मैंने पहले बता दिया कि बुक में क्या क्या डिफिकल्टीज है, तो हमने ऐसे बच्चों के लिए चैप्टर टेस्ट भी दे रखा है कि अगर उसको और ज़्यादा अपनी बेंचमार्किंग करनी है, बेटर करना है एक पर्टिकुलर टेस्ट में। ये ठीक है। रियल मॉक टेस्ट, जैसे मैंने बोला कि रियल मॉक टेस्ट है, दे आर नॉट एनी मार्केटिंग टूल। बच्चे का रियल में जिससे फायदा हो, कि डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस भी मिले, अलग अलग टेस्ट के पेपर हो जैसे एक्चुअल जेई में आता है, ये ठीक है। डिटेल्ड टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस यू विल बी गेटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द टेस्ट विद एक्शनेबल इनपुट। मतलब हम टेस्ट दे के आ गए, कुछ इतने सही हो गए, इतने गलत हो गए, बस ये करना सफिशिएंट नहीं होता, उसके बाद उसको बैठ के एनालिसिस भी करना होता है। तो जो हमारी जो रिपोर्ट आती है उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आती है, जिससे बच्चे को ये पता लगे कि अच्छा हर टेस्ट में से इस तरह की गलतियां होनी है, बाकी बच्चों ने ये कर लिया तो इस क्वेश्चन में उनको एवरेज टाइम 2 मिनट लगा, मेरे को 7 मिनट लगे इसी में, तो उसका मतलब क्या है कि मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, इस पर मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, फाइन ट्यूनिंग है, यही छोटा छोटा सा जो कॉन्ट्रीब्यूशन आगे चल के 8-10 मार्क्स भी अगर आपका बढ़ाता है तो आपका हजारों में रैंक ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मतलब आज की डेट में जो प्रिपरेशन है वो हाईली टेक्निकल हो गया है, मतलब एक एक आस्पेक्ट पे हमें बड़ा माइन्यूटली काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास टूल भी रिक्वायर्ड होने चाहिए जिससे हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाए और फिर उन पर वर्क कर पाए। तो इन कॉम्पिटिशन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, ये ठीक है। टेस्ट अवेलेबल ऑन डिफरेंट पैटर्न्स, इसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे से असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ही नहीं होते, ये ठीक है। तो अब यूजली क्या होता है कि पेपर में हर दूसरे तीसरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन आएगा, वो पहले से छोड़ता ही चला जाएगा कि वो बोलेंगे चलो बाकी ये कर लेते हैं। तो हमने ऐसे बच्चों के एक एक चीज़ पे काम करने के लिए क्या किया है कि हमने उसको असर्शन रीजनिंग का एक पूरा पेपर असर्शन रीजनिंग का ही बना के दिया। अब कहाँ से बच के भागेगा वो, अब तो उसे क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मार्क्स ही उसमें से आने हैं बस केवल। तो जब वो 1-2 पेपर ऐसे देता है तो उसका वो जो भय है वो खत्म हो जाता है, उसे समझ आता है कि ये तो मैं फालतू डर रहा था, ये तो मेरा मेंटल ब्लॉक था। तो उसमें क्या होगा कि अगर बच्चे का एक भी क्वेश्चन बेटर सही हो गया, ये ठीक है, तो उसकी रैंक तो हजारों में ऊपर जंप हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उसका यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, हर बच्चे पे काम किया जाता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट इज डाउट सॉल्विंग इज एक्सीलेंट इन कंपटीशन। जैसा सबको पता है कि बेस्ट डाउट सपोर्ट है, आप 24/7 टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हैं, वॉइस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, और उसका आपको अप्रोप्रिएट टाइम में आपको जरूर उसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा, डेली जूम डाउट क्लास होता है जहाँ पे आप फेस टू फेस टीचर के साथ पूछ सकते हैं, ये ठीक है। कस्टमाइजेशन, जैसे हम बार बार इसको एम्फेसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसे ये पता है कि जो मान लिया ये लूप होल्स हैं, मेरे 5 ये लूप होल्स हैं, तो ऑफकोर्स ही विल बी वर्किंग ऑन दोज 5 लूप होल्स। दूसरा बच्चा ये है कि एक मास लेवल पे काम कर रहा है, ये ठीक है, उसे पता ही नहीं लूप होल क्या है, कि पूरा मास लेवल पे कर रहा है, तो जो उसका एफिशिएंसी होगी, जो उसका एफर्ट होगा, वो पूरा रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जो भी उसका पोटेंशियल है। जो बच्चा जहां पे जरूरत है वहीं पे अगर अपनी एनर्जी लगा रहा है, ये ठीक है, जहां पे अलग तरह की एनर्जी की जरूरत है, अलग तरह के जो बोलते हैं प्रिपरेशन लेवल की जरूरत है, उन चैप्टरों में वो वैसे कर रहा है, तो उसने अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज कर लिया, तो जिससे उसकी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए यू विल बी गेटिंग डिफरेंट टूल्स जो इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड, मतलब इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे कैन बी यूज्ड। मतलब ये सब्जेक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं, मॉड्यूल लेवल पे भी कर सकते हैं कि कैलकुलस में मैंने ये यूज कर लिया, एल्जेब्रा में ये यूज कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज कर लिया, या फिर मैथ के लिए हमने ये यूज कर लिया। फिर बहुत तरह के कॉम्बिनेशन ये होते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि वो मेंस की प्रिपरेशन में पूरे एग्जॉस्ट हो गए, एक बच्चा ऐसा होता है कि मेंस प्लस एडवांस की, मतलब जनवरी तक की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जनवरी तक वो केवल एक्सरसाइज 1 ही कर पा रहे हैं, उसी से उनका सारा टाइम चला जा रहा है। अब बाकी हो सकता है बच्चा स्कूल जाता हो या और कोई भी रीजन हो सकता है, पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हो इसलिए टाइम अवेलेबल ही ना हो उसके पास, चीज़ों को समझने में उसे थोड़ा सा टाइम लगता हो, ठीक है, बट जब एक बार समझ जाए तो ढंग से प्रोड्यूस कर सकता है, वो वैसे क्वेश्चंस को आंसर ढंग से कर सकता है। तो
ऐसे बच्चे, ये नहीं है कि इन सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग आएगी। ऑफ कोर्स अगर वो प्लानिंग ढंग से करें कि अभी क्या करना है, मेन बेसिकली आपके पास तीन जिसे बोलते हैं पड़ाव हैं, टोटल तीन पोर्शन हैं। एक मेंस वन से पहले हो गया, एक मेन वन और टू के बीच में हो गया, एक मेंस टू के बाद हो गया। तो उसके हिसाब से अगर हम अपनी प्रिपरेशन देखें, जो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज करें, तो हम तीनों ही जगह अच्छा कर सकते हैं। मेंस वन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेंस टू में अगर मेंस वन में बहुत अच्छा कर दिया तो मेंस टू की टेंशन ही नहीं है, और एडवांस में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट उसके लिए हमारे पास राइट रिसोर्सेज होने चाहिए, राइट टूल्स होने चाहिए। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि मेंस में मैंने कर लिया बट मेरे पास 10% टाइम बच जाता है, मतलब उसमें हम पूरा एडवांस जा भी नहीं सकते, और जो टाइम बच जाता है उसको कैसे यूटिलाइज करूं। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि एबीसी से तुम क्या करोगे, एडवांस का एक्सपोजर अभी से चालू कर दो। एबीसी भी हमारा एक कोर्स है जो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, उससे एक बार पढ़ लो। तो जो आपका 10% टाइम बच रहा है उसके लिए आपने एक एडवांस की जो प्रिपरेशन है, एडवांस की जो आगे चल के प्रैक्टिस आएगी, उसका आपने एक अच्छा सा बेस अभी से तैयार कर लिया। तो ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम अगर आप वो चीज करोगे तो मेंस वन के बाद एडवांस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, मेंटरशिप, जैसा मैंने बोला कि मेंटरशिप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो और उसके लिए जो मेंटर हैं दे शुड बी, जैसे मतलब कैपेबल इनफ टू गाइड यू। इट इज नॉट जस्ट के एक बंदा डिग्री लेके बैठा है बट जिसको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो मेंटरशिप प्रॉपर नहीं दे सकता। ये हमें समझ में आना चाहिए, बिकॉज एवरी ईयर वी विल फाइंड कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसी आके प्रॉब्लम बताएंगे लास्ट में कि जो मतलब उनको बहुत ही गलत सलाह दी गई। मतलब लास्ट ईयर की मेरे को पर्टिकुलरली याद है कि एक बच्चा बोला था कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी नवंबर दिसंबर तक, ये ठीक है, नवंबर दिसंबर तक अच्छी चल रही थी, तब उसको किसी ने कुछ ऐसी मेंटरशिप दे दिया। मेंटरशिप में उसने किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया कि लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, तू तो बुक से पढ़ ले। तो उसने क्या किया, लेक्चर देखना छोड़ दिया और बुक से थ्योरी पढ़ना चालू करके और उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। ऑफ कोर्स इससे हो ही नहीं सकता, मतलब जो लेक्चर में 1 घंटे में चीज बोली जा रही है, अगर ईच एंड एवरीथिंग हम बुक में लिख दें बच्चे को समझाने के लिए, जो भी एकेडमिक इनपुट दिया जा रहा है वो या तो एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में दिया जा रहा होगा या फिर उसे ये बताया जा रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा अगर वो खुद ढूंढ मतलब खुद उसको आइडेंटिफाई करे तो हो सकता है उसको 10 घंटे लग जाए। लेक्चर में हो सकता है उसको 5 मिनट में सेम चीज बता दी गई। तो दो बच्चे ऐसे, एक जो खुद कर रहा है वर्सेस एक जो दूसरा गाइडेड है, तो गाइडेड वाले को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाएंगी कि जो दूसरा बच्चा है वो जब खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा उसे हजारों घंटे चाहिए वो चीज लाने में। मतलब यहाँ पे तो टीचर अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ दे रहा है कि देखो ये क्वेश्चन होता है, इसमें ये देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में, और ऐसे क्वेश्चन हो गए इसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। ये जो दो दो तीन तीन लाइन में जो चीजें बताई जा रही है, दूसरा बंदा हो सकता है कि ये चीज कभी रियलाइज ही ना कर पाए कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी क्रैक कर सकते थे, या इस क्वेश्चन में ये देखना होता है, या कुछ कुछ क्वेश्चन ये छोड़ने होते हैं, फालतू का दिमाग नहीं लगाना होता। तो उसकी वजह से दोनों की परफॉर्मेंस हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा, इवन इफ दे आर सेम आईक्यू एंड सेम नंबर ऑफ आवर्स दे आर पुटिंग। तो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था उसने बोला कि जब उसने ये करना चालू किया लास्ट के 3-4 चैप्टरों के लिए कि उसने बुक पढ़ना चालू किया और बुक से थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगाना चालू किया, उसकी पूरी प्रिपरेशन डूम हो गई। और उसके बाद कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से, मतलब उसकी उससे पहले प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी बट कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से उसके पुराने चैप्टर भी बेकार हो गए। मतलब ना वो जनवरी में अच्छा कर पाया, फिर वो यही सोचता रह गया कि मैं एक बार दोबारा पूरा करूं या कुछ ड्रेसिंग करूं या ये चैप्टर करूं या पुराना रिवाइज करूं। उसका जनवरी और अप्रैल दोनों ही खराब हो गया। मतलब दिस वाज नॉट मेंटरशिप, ये तो मतलब काउंटर मेंटरशिप हो गई, किसी बच्चे को बर्बाद कैसे करना है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक्सपीरियंस से पहले ही बहुत 99% ऑफ द चीजें पहले से बता दी जाएंगी, तो ऐसा ये होगा ये होगा, ये मत करना ये मत करना। फिर भी हर वीकली हम मेंटरशिप सेशन भी रखते हैं कि अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो फेस टू फेस टीचर से बात कर ले, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। ठीक है, रिवीजन प्रोग्राम ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला कि जो प्रिपरेशन है वो पूरा एक पैकेज है। इट इज नॉट कि एक कंपोनेंट हमने दे दिया, दैट इज नॉट प्रिपरेशन। केवल वीडियो लेक्चर इज नॉट द प्रिपरेशन, या केवल लाइव क्लासेस दे दी वो प्रिपरेशन थोड़ा होता है। बाकी सारी चीजें होनी चाहिए कि हमें जो बच्चे का अगर हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल एंड तक बच्चे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस केवल हमारी चीजें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद फिर वो एक्सप्लोर करना कि अब मैं ये वाली चीज कहां से करूं, फिर वो 15 दिन उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं टेस्ट सीरीज ये वाली लूं, फिर उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं रिवीजन कहां से करूं, रिवीजन के लिए प्रॉब्लम कौन सी लाऊं, कितनी लाऊं, किस लेवल तक जाना है। तो ये जो इतने सारे क्वेश्चन है सुनने में इजी लगता है बट जब बच्चा करने बैठता है तो उसे समझ आता है कि छोटे छोटे से इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में उसे हफ्तों लग जाते हैं, और जो टाइम वो अपनी पढ़ाई में दे सकता था उसका बहुत ज़्यादा टाइम यही वेस्ट हो जाता है। क्योंकि
अब वो खुद नहीं सोच पा रहा तो किसी दूसरे से पूछेगा, अब एक बंदा कुछ और बोला है, दूसरा बंदा कुछ और बोला है, तीसरा कुछ और बोला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो दोज टाइम्स कैन बी कट डाउन। यहाँ पे आपको पता है कि एक बार आप कॉम्पिटिशन में एंटर हो गए, आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग विद माइलस्टोन, कब क्या करना है आपको खुद ही सारा पका पकाया मिल जाएगा। आपको अपना दिमाग केवल पढ़ाई में लगाना। तो जो चैंप है हमारा वो मेंस के लिए रिवीजन कोर्स होगा, ऑफ कोर्स मेंस 1 से पहले, और जो कैट्स है वो हमारा एडवांस के लिए रिवीजन कोर्स है। फिर बोर्ड सपोर्ट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग, मतलब कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो 13th में हैं, उन्हें हो सकता है किसी कोर्स का इंप्रूवमेंट देना हो, तो अब उस इंप्रूवमेंट में ये थोड़ा कि वो चैप्टर पूरा ही पढ़ना है, ये ठीक है, पीसीएम की मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो उसकी क्लासेस ऑल्सो वी प्रोवाइड। या फिर जैसे बिट सेट हो गया, उसमें कुछ पोर्शन अलग है, तो बिट सेट के टेस्ट कराना, ताकि मैंने बोला ना कि बिल्कुल एंड तक आपको किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। WBJE हो गया, UGEE हो गया, इनके कोर्स तो मोरलेस सेम ही है, बट टेस्ट कराने का, टेस्ट का पैटर्न अलग अलग है, तो वो सारी चीजें आपको इन हाउस ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि हर चीज पे आप अलग अलग पैसे खर्च कर रहे हो, ये ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब जितना हमने इस कोर्स में दे रखा है, उसमें यू विल फाइंड, अगर वो आप और किसी सस्ते कोर्स से स्टार्ट करो फिर ये कंपोनेंट ऐड करो, तो आपका 2-3 गुना ज़्यादा फीस हो जाएगी इससे। और ये बच्चों को बहुत लेट में जाके समझ में आता है कि व्हाट दे हैव लॉस्ट। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, जैसा हमने बोल दिया कि आपको इवन एकेडमिक इनपुट तो हो ही गया, पढ़ाने वाली चीज़ तो हो गया, जो नॉन एकेडमिक चीज़ें हैं ये ठीक है, वहाँ पे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर। फिर एक बहुत बड़ा चीज़ ये होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कोर्स कंप्लीशन ऑन टाइम, मतलब पढ़ाने में एक पूरा इकोसिस्टम होता है। एक तो टीचर ने सब्जेक्ट पढ़ाया डेफिनेटली, फिर पूरा इकोसिस्टम होता है कि टेस्ट सीरीज का पूरा जनरेट करना, फिर उसको क्यूरेट करते रहना, फिर जो नया टेस्ट आया है, जैसे 2025 में जो पेपर हुए होंगे वहां से हमने कुछ इनपुट लिए होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना विद ऑल 3 सब्जेक्ट टीचर्स। मतलब इट इज नॉट लाइक कि केवल टीचर के अच्छा होने से कुछ नहीं होता, जो सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व होता है उसमें जो जो भी कमियां आएंगी, पहले साल या दूसरे साल में परफेक्शन नहीं आता, ऑफकोर्स बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट ही नहीं बन पाते, ढंग से नहीं बन पाते। अब जैसे जो टीचर पढ़ा रहा है, मान लिया उसका पढ़ाने में एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स गया, अगर उसी को से फिर टेस्ट बनवाया जाए और फिर डाउट भी बताए जाए, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, केवल इधर उधर से क्वेश्चन जुगाड़ करके टेस्ट में डाल दिए, कहने के लिए टेस्ट हो गया, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं गई, कोई उसमें रिसर्च नहीं गया। तो वी आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव साइकिल हो चुका है, ये हमारी 6th साइकिल है। तो एवरी साइकिल वी आर गेटिंग, जिसे बोलते हैं ना कि इकोसिस्टम बेटर एंड बेटर। ऑफकोर्स जो नया इंस्टीट्यूट आएगा, भले उसमें टीचर कितने भी अच्छे हों, इस चीज़ तक पहुंचने में उनको कम से कम 4-5 साल लगेंगे, जब वो अपना 100% दे रहे होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि कुछ 2 घंटे पढ़ा के निकल लिए, तो उस इंस्टीट्यूट का थोड़ा कुछ बना। एंड यू विल फाइंड के ऑनलाइन स्पेस में यू विल फाइंड के मैनी टीचर्स, आज इस इंस्टीट्यूट में, दूसरा इंस्टीट्यूट में, तो टीचर में भी एक्सेलेंट, ये ठीक है, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका में भी एक्सेलेंट, बट जो पूरा इकोसिस्टम होता है दैट वुड बी मिसिंग। तो केवल टीचर के अच्छा होने से नहीं होता, बाकी की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी हमें चाहिए होती हैं अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने के लिए। अगर कोई भी तरह की इंक्वायरी है इसमें, तो टेट्रा8 टेट्रा021 पे आप बात कर सकते हैं, या फिर 7410900906907907 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी तरह की चीज। इस कोर्स में अगर आपको रजिस्टर करना है, तो वो मैंने पहले ही बोला था कि उसका लिंक एक तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आपको वेब से ज्वाइन करना है तो online.competition.com पे आप जा सकते हो। चलते चलते कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर की जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, उन सब चीज़ों का मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। मेन 1 इज द ईजिएस्ट, ऑफकोर्स मेन 1 और मेन 2 में, मेन 1 से पहले ही हमें कोर्स खत्म करने की जरूरत पड़ी चाहिए, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी कम होता है। वरना एवरी ईयर जो बच्चा बेसिकली 12th में होगा वो तो पहली बार ही देखेगा, बट जो 13th में होगा वो शायद उसने लास्ट साइकिल में देखा होगा कि एवरी ईयर यू विल फाइंड के अप्रैल में टफनेस लेवल बढ़ जाता है, और फिर ज़्यादा मार्क्स लाने पे भी परसेंटाइल कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोर्स लेट खत्म होता है, वो भी फिर फ्रेम में आ जाते हैं। तो इसलिए वी शुड ट्राई कि मेंस जनवरी वाला ही हम अपना फुल फ्लेज्ड दे, ये ठीक है, उसी के हिसाब से करें, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम, स्पेंड टाइम वेयर इट इज़ नीडेड। तो अब ये जो बचा हुआ टाइम है, तो टाइम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया किसी भी बच्चे के लिए। तो मेरा टाइम किसी भी ऐसे बैच में बैठ के वेस्ट नहीं होना चाहिए कि मान लिया मेरे को लगता है कि मेरा फॉर एग्जांपल लिमिट बहुत ही अच्छा है, अब वहाँ पे लिमिट मान लिया 6 लेक्चर तक चला, जो मेरे लिए कंप्लीटली वेस्ट था, उसमें मैं हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता था बाकी के चैप्टर में। तो हो सकता है कि जो मेरी रैंक है वो 800 से
जंप करके 700 आ गई होती, 750 आ गई होती, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जो भी मैंने 100 200 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए होंगे इसकी वजह से। तो दिस शुड बी अंडरस्टूड कि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम बिकॉज किसी और को कुछ पढ़ाया जा रहा है जो मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ऑल चैप्टर्स अप टू मेंस लेवल एंड सम इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। मतलब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मेंस 1 तक वो बोलते हैं कि हम तो कुछ चैप्टर अच्छे करके चले जाते हैं, वर्सेस एक दूसरा बच्चा बोले कि सारे चैप्टर करते हैं, बस भले ही उनका जो प्रिपरेशन लेवल है वो 100 की बजाय 80 तक हो जाए। तो आई विल से कि सेकंड वाला जो स्टूडेंट है दैट विल परफॉर्म बेटर ऑन एंड एवरेज। पहले वाला तो काइंड ऑफ जुआ खेल रहा है कि जो चैप्टर वो करके गया है ये ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि वो पास्ट एक्सपीरियंस उठा के देखेंगे कि पहले कहाँ से आए हुए हैं क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन किससे आए हुए हैं। अच्छा, केवल ज़्यादा क्वेश्चन आना ही सफिशिएंट नहीं होता, फिर डिफिकल्टी लेवल भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से खूब ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं बट रिलेटिवली वो डिफिकल्ट भी है। फंक्शंस हैं, फंक्शन से कम क्वेश्चन आए हुए हैं एंड वो डिफिकल्ट आए हुए हैं। तो फंक्शन को पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वैसे, क्योंकि वो तो बेस ही है पूरे कैलकुलस का। तो अब कोई बच्चा बिल्कुल नवंबर या अक्टूबर नवंबर के आसपास पूछेगा कि मैं क्या करूं, क्या मैं ये चैप्टर छोड़ सकता हूं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी छोड़ सकता हूं, तो आई विल से कि अब तो टाइम ही नहीं बचा वो करने का, तो आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो तो एक कॉम्प्रोमाइज हो गया। बट अभी जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए आई विल से कि वी शुड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, भले ही वो बिल्कुल एडवांस के लिए मतलब बिल्कुल 100% ना हो, रादर देन कि हम कुछ चैप्टर पे फोकस करने की कोशिश करें। ये अगर किसी बच्चे का ड्रॉप ईयर है तो ही शुड अंडरस्टैंड कि ये तो लास्ट चांस है उसका। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो मतलब कम से कम जुआ की तरह तो नहीं हो सकता कि बाई चांस अच्छी रैंक आ सकते हैं या नहीं आ सकती। ठीक है, बैलेंस बिटवीन ऑल 3 सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस की तरह लेके चलें। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स में तो बस मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो देखो, ये तुम्हें मेंस 1 के बाद में समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो गया तो उससे तुम्हारी रैंक नहीं आ जाएगी, ये ठीक है। बाकी बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा है, और कट ऑफ क्लियर करने में क्या होता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे मैं तो ये चैप्टर 4 चैप्टर करके चलाऊंगा, उसमें से टफ क्वेश्चन आ गया तो बस पलट गए वहाँ पे। तो एवरी ईयर स्टूडेंट विल डू दिस। अगर मैथमेटिक्स हमारा वीक है तो उसमें इंजीनियरिंग में जाके मतलब इंजीनियरिंग की तरफ ही जब आए होगा ना, जब मैथ में इंटरेस्ट होगा, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल आएगा, तो यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो उसको तो हमें मतलब जैसे मतलब हेड ऑन लेना चाहिए एंड टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, रादर देन कम की बजाय ज़्यादा स्पेंड करें, तो धीरे धीरे यू विल बी कंफर्टेबल अगर उसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं। तीनों सब्जेक्ट अच्छे होंगे तभी हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी। ज्वाइनिंग डिफरेंट टेस्ट सीरीज, ये मैंने बोल दिया कि टेस्ट सीरीज कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इधर से 2 टेस्ट, इधर से 1 टेस्ट, इधर से 3 टेस्ट, उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। ये ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप के टेस्ट ही नहीं मिल पाते। ये ठीक है, एक टेस्ट देने से पूरा थोड़ा जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं। अब तो 10-10 शिफ्ट में पेपर होता है जेई के अंदर, और सारी शिफ्ट एक जैसी नहीं होती। उनके तुम 99% की कट ऑफ देख लो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किसी में 220 मार्क्स पे आ रही है तो किसी में 170 मार्क्स पे आ रही है, तो देयर ह्यूज डिफरेंस। तो हर पेपर को देने का तीनों सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जे एग्जाम इज नॉट इक्वल टू पी प्लस सी प्लस एम। मतलब पेपर में क्या होता है कि एक एक घंटे के 3 पेपर थोड़ा मिलते हैं हमें अलग अलग, हमें तो तीनों एक साथ ही होते हैं। तो उसमें जो ये इंटरप्ले ऑफ टाइम होता है कि बच्चा केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम बचा के मैथमेटिक्स में डिवोट कर दे, ठीक है, वो जब भी आएगा जब हम एक इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं जहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का चीज़ें पढ़ाई जा रही है। वरना अगर मान लिया एक सब्जेक्ट हम कहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट और कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो टेस्टिंग वाली चीज़ हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हम टेस्ट सीरीज बाहर के लेंगे तो चैप्टर मिसमैच होंगे, ये ठीक है। और जब एक ही इंस्टीट्यूट से पेपर बन रहा है तो फिर वो जैसे बोलो ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन की, इस बार फिजिक्स टफ आ गया, इस बार केमिस्ट्री ईजी आ गया, ये ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यूजली अगर पेपर यूजुअल है तो बच्चा क्या करता है कि केमिस्ट्री के 10-15 मिनट बचा के मैथ में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि मैथ में हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी होती है। बट कहीं कहीं अगर मैथ ही बहुत टफ ना ले तो फिर वो 1 घंटा 20 मिनट जो मैथ हमको हम देते हैं वो देने की जरूरत ही नहीं है। अगर बहुत टफ है तो इजी क्वेश्चन छांट के करो, बाकी का पेपर पूरा करो, बचा हुआ पेपर करो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। बस हमारा अल्टीमेट एम है कि मार्क्स हमारे मैक्सिमम आने चाहिए। लुकिंग एट द प्रॉब्लम नॉट सॉल्विंग इट, बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अर्ली स्टेज पे ही कर लेते हैं। ये ठीक है कि ये दिक्कत है और इस वजह से आई एम सफरिंग, मेरा पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है बट मार्क्स इसलिए नहीं ला पा रहे। बट वो देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, और जब वो एक्शन लेने का सोचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम है वी शुड आइडेंटिफाई एंड नोबडी एल्स इज गोइंग टू टेक स्टेप फॉर यू, यू हैव टू टेक इट फॉर योर सेल्फ। देन कंफ्यूज, नॉट एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजन, ये भी मैंने बोला कि जो इनडिसाइसिवनेस है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का
जो सिलेक्शन है पोटेंशियल होते हुए भी नहीं हो पाता। तो ये चीज़ जरूर रखें कि एक चीज़ के ऊपर हम सोचें, बट ऐसा नहीं कि हम 2-2 महीने तक सोच ही रहे हैं। ऑफकोर्स सोचें, डिसीजन लें कि मेरे को ये काम करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दें। जो बच्चा ऐसे करेगा वो लाइफ भर सक्सेसफुल रहेगा। ड्रॉपिंग प्रिपरेशन इन 12th, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि 12th में जब उनकी प्रिपरेशन खराब होनी चालू होती है तो वो ड्रॉप करेंगे। अब तो ये अभी छोड़ देते हैं 12th में, अभी तो बोर्ड पे ध्यान देते हैं, फिर ड्रॉपर में करेंगे। ये ठीक है। तो ड्रॉपर में क्या होगा कि उनके ऊपर काइंड ऑफ एक तो ये हो जाएगा कि वो पहली बार प्रिपरेशन करेंगे और उन्होंने अगर यही प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी। दूसरा चीज़ ये होता है कि उस टाइम पे एक एडेड प्रेशर हो जाता है कि दिस इज द लास्ट चांस। तो इवन इफ अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको बहुत डिफिकल्टी हो रही है अभी कंटिन्यू करने में, मतलब उसे लग रहा है हैफ हैज़र्ड हो रहा है, तो भी हमें प्रिपरेशन तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम ड्रॉप कर दोगे तो जो तुम्हारा डेली का इनपुट है 10-12 घंटे पढ़ने का, वो ड्रॉप हो गया 1-2 घंटे पे आ जाएगा। बोर्ड के लिए पढ़ रहे होगे तो ये जो डेली 8-10 घंटे का लॉस होगा अभी से लेके अगले मतलब अगले मार्च तक, ये ठीक है, वो तो कॉम्पनसेट कभी नहीं हो सकता फिर। बट अगर हम अभी पढ़ते रहें, भले ही हमें 60% समझ में आए, किसी चैप्टर में 20% समझ में आए, मार्क्स नहीं बढ़े, बट फिर भी अगर तुमने कॉम्पिटिटिव माहौल में एक बार पढ़ा है एंड इवन इफ यू आर टेकिंग ड्रॉप, तो भी वो तुम्हें ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये चीज़ हम जरूर ध्यान रखें कि ड्रॉप नहीं करना है। कोर्स तो एक बार पूरा कॉम्पिटिटिव माहौल के हिसाब से ही फिनिश करना है। मतलब ये तो ऐसी चीज़ हो गई कि जो ड्रॉप ईयर होगा उसमें भी तुम्हारे पास फिर मार्च से लेके दिसंबर तक का ही टाइम होगा। मार्च भी नहीं, मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक का टाइम होगा। तो वहां पे बहुत सारी चीज़ों को स्टफ करना, रादर उस लोड को अगर हम अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर चीज़ें पढ़ी हुई भी हैं तो भी वो तुम्हें ड्रॉप ईयर में बहुत हेल्प करेगा। तो ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये ठीक है। रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे बच्चों को नवंबर दिसंबर में होश आता है कि पुराने चैप्टरों को एक बार हमें रिवाइज भी करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए। उस टाइम पे वापस बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हें एक तो ये रहता है कि 1 महीने बाद पेपर है और पुराना वो पढ़ते हैं, उन्हें कुछ लगता नहीं कि ये मैंने पढ़ा भी था कभी। तो इसलिए अभी आदत में डाल के टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं। टाइम टू टाइम का मतलब क्या कि ऐसा मान लो कि 3-4 वीक में हमारा पूरा सिलेबस के नोट्स की रीडिंग लग जानी चाहिए, ताकि फॉर्मूले अप्रोचेस हमारे दिमाग में फ्रेश रहें। इफ रिजल्ट इज नॉट गुड एट द एंड देयर देन ओनली यू आर गोइंग टू पे, मतलब जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसका अल्टीमेटली जिसे बोलते हैं फल मिलेगा वो भी आपको मिलेगा, या फिर जो निराशा मिलेगी वो भी आपको मिलेगी। और किसी का स्टेक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका ही है। तो यू हैव टू टेक प्रीएम्प्टिव डिसीजंस के हमारा जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से रैंक आए। ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर, बिकॉज अगर आप 12th में हो या 13th में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, अभी वो किसी भी रीजन से सही नहीं चलिए, तो अब जो मार्जिन ऑफ एरर है, एरर करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, वो टाइम जा चुका है ऑलरेडी। जून में हम खड़े हुए हैं और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको पूरा कोर्स फिनिश करना है। अगर आपका प्रिपरेशन अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनी डे एंड थिंक प्रोएक्टिवली और कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपको करना है, मतलब जो भी आपने करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं या मेजर किए कि ये मेरे को मेजर लेने हैं, तो वो आप लेके स्टार्ट करें और डिले ना करें। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का मतलब ये कि आज से 20-30 साल पहले तो क्या होता था, लोगों को रिसोर्सेज ही नहीं मिलते थे प्रॉब्लम के कि कहाँ से करें, किस तरह अच्छी प्रॉब्लम कहाँ से करें। आज की डेट में क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। बहुत सारे बच्चे इतना मटेरियल इकट्ठा करके रख लेंगे, फिर उन्हें यही समझ में क्या यूज़ करूँ क्या नहीं करूँ। या कोई बुक, जैसे बुक का भी एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक बुक के अंदर 500-600 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें बच्चा वो कर ही नहीं सकता। ऑफकोर्स जो प्रिपरेशन कर रहा होगा वो 500-600 क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। करने की कोशिश करेगा, उसके पूरा बैकलॉग इतना हो जाएगा कि वो उसको वापस ट्रैक में नहीं ला सकता। तो आज की डेट में ये प्रॉब्लम है कि मतलब टीचर का एक्सपीरियंस इसलिए चाहिए कि वो आपको बता सके कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है करने के लिए। ये ठीक है, 10 साल पे भी प्रिपरेशन करते रहो तो भी हर साल आई विल कीप गिविंग यू डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम, तो भी खत्म नहीं होगा। बट अगर आपको एक साल ही प्रिपरेशन करनी है तो उसमें ऑप्टिमम प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, डिफिकल्टी लेवल वाइज एंड नंबर वाइज, ये ठीक है, वो छांट के तुम्हें देना, दिस इज ए वेरी बिग टास्क है। ये ठीक है। ये ऐसा ही नहीं है कि चलते फिरते कोई भी क्वेश्चन कर लो, ऐसा नहीं हो। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए ताकि हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आ पाए, और दूसरा बेस्ट एक मिनिमम एक्सपोजर तो हमें मिले ताकि रैंक आ पाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चा इसको खुद करने की कोशिश करता है वो डिटेल हो जाता है। तो आई होप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट एंड जैसा भी आपका प्रिपरेशन है, ये ठीक है, उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि आई विल कीप सेइंग कि मेरे से ये इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक तो माइंडसेट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है।
नाउ माई माइंड शुड बी वर्किंग कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोनों अप्रोचेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहला जो अप्रोच है वो डिफीटिस्ट अप्रोच है कि हम ये रीज़न बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, दुनिया उससे इंप्रेस नहीं होती है, ये ठीक है, उससे हमारे काम नहीं होते। दूसरा ये हो गया कि मेरे को रीज़न पता है कि ये इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये कठिनाई आ रही है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो जब तुम्हारा दिमाग ये सोचेगा ना इसका सोल्यूशन क्या है, इसका वे अराउंड क्या है, तभी वो एक्टिवली सोल्यूशन तुम्हें निकाल के देगा। अगर आप हार मान के पहले ही बैठ जाओगे तो आपका अभी से करियर डिसाइड हो गया। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल और आपको किसी ना किसी वे में, वेदर यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच और नॉट, दैट्स ए डिफरेंट इशू, बट आपको इस वीडियो ने डेफिनेटली एक इंसाइट दिया होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं, अपने जो प्रिपरेशन में लूप होल्स बन गए उनको कैसे प्लग कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। माय टीम विल ट्राई टू आंसर दैट। ऑल द वेरी बेस्ट।